हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, है ना। और वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस, है ना। तो टेस्टिस का हमने पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा और उसमें ये भी देखा कि उसका कौन सा पार्ट स्पर्म बनाता है और कौन सा पार्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है ना। इसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना। ये सपोर्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसको समझते हैं बारी बारी से, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यह स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर, है ना। हालांकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर इसे हम जान लेते हैं। इसके बाद ये क्या है? ये है यूरेटर। क्लियर? क्या है ये? यूरेटर। और यूरेटर का काम क्या है जी? ये किडनी से यूरिन को लेकर के आता है यूरिनरी ब्लैडर तक, है ना। और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर से इस ट्यूब के थ्रू बाहर आता है। ऐसा ही होता है, आप देखोगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस, जिसके बारे में हमें आगे भी जानना है। तो ये कवर दिख रहा है, बाहर से पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस रहता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्क्रोटम, है ना। तो वो पाउच जिसके अंदर टेस्टिस है, पाउच को स्क्रोटम कहते हैं, ऐसा आप पहले भी जान चुके हो। अब देखिए ये क्या है? टेस्टिस, है ना। और टेस्टिस से जो ट्यूब बाहर की तरफ निकल रहा था, इसे क्या कह रहे थे? इसको कह रहे थे इपीडिडाइमिस। ये कह रहे थे ना, इपीडिडाइमिस। अब देखिए ये इपीडिडाइमिस बेंड हो रहा था और एब्डोमेन की तरफ बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, है ना। तब हम इसे क्या कह रहे थे? वास डिफरेंस, है ना। क्या कह रहे थे इसे? वास डिफरेंस। आगे बढ़िए, ये वास डिफरेंस और आगे बढ़ता है और यूरेटर के ऊपर से टर्न कर जाता है ना। टर्न करने के बाद एक जगह होता है जहां पर ये सोलेन है, और इस सोलेन पार्ट को हम कहते हैं एम्पुला। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? एम्पुला, है ना। इसी एम्पुला के पास एक ट्यूब जुड़ा हुआ है और इसके सहारे एक ग्लैंड जुड़ा हुआ है ना। और इस ग्लैंड को हम क्या कहेंगे? सेमाइनल वेसिकल्स, है ना। इसका काम क्या है हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स। और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये वास्ट डिफरेंस ही है, लेकिन सेमाइनल वेसिकल्स का जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड, इस ग्लैंड से जो सिक्रीशंस आता है वो एम्पुला में, और इस ट्यूब के सहारे ये आगे पहुंच रहा है इस यूरेथ्रा तक, है ना। तो इस ट्यूब के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पर, इसे कहेंगे क्या? इस जगह पे मैं लिख दे रहा हूं, इसे कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। क्या कहेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट इसे कहेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इस इजैकुलेटरी डक्ट के बाद इस जगह पर हम देख रहे हैं कि एक ग्लैंड है ना। इस तरह से लार्ज सेप्ट ग्लैंड है, बड़ा है ये बाकी के कंपेयर में। तो इस ग्लैंड को क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? क्या कहेंगे इसे? प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले ये ट्यूब यानी कि यूरेथ्रा के ऊपर से, इसके चारों तरफ से गुजरता है ना। तो इस ग्लैंड में क्या है, जैसे ये ग्लैंड किसी इन्फेक्शंस की वजह से अगर इस ये स्वेलिंग हो जाए, फूल जाए, सूज जाए, तो ऐसा होने की वजह से ये यूरिन को बाहर निकालने वाले ट्यूब के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज आ जाती है या फिर वो नैरोवर हो जाता है ना। और ऐसा होने से यूरिनेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो ये यूरिनेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट एक्चुअली कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट, इसका बड़ा हो जाना या स्वेल हो जाना, फूल जाना, है ना, इन्फेक्शंस की वजह से। और आगे आते हैं, इस जगह पर भी एक ग्लैंड है जिसे हम क्या कह रहे हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, है ना। ये ग्लैंड काफी छोटे हैं और इसका नंबर 1 पेयर है। क्लियर? क्या फंक्शन है ये आगे हम जिक्र करेंगे।
इसके बाद आप ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना। और इस ट्यूब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेनिस। और ये क्या है जी, कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना। पेनिस का जो अगला हिस्सा है वो सोलेन है, फुला हुआ है, उभरा हुआ है ना। और इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं ग्लैंस पेनिस, है ना। क्या कहते हैं इसको, ग्लैंस पेनिस। क्लियर। अब देखिए ये ग्लैंस पेनिस जो है वो सबसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेंसिटिव पार्ट है ना। सेक्सुअल एक्साइटमेंट इसके टच से इजिली क्रिएट होता है और ये और भी स्वेलोविंग हो जाता है थोड़ा, है ना। तो आप देखोगे ये ग्लैंस पेनिस। अब देखो ये जो ग्लैंस पेनिस है, ऐसे तो इसका पूरा पार्ट ही ये लूज स्किन के द्वारा ये कवर्ड है ना। पूरा ये पार्ट ये स्किन के द्वारा कवर्ड है, ढका हुआ है। लेकिन इस जगह पर आओगे तो ये स्किन जो है वो फ्री है। क्लियर। यानी कि स्किन इस ग्लैंस पेनिस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो स्किन फ्री है। क्लियर। अब ये स्किन जो आप फ्री देख रहे हो, जो ग्लैंस पेनिस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस स्किन को कहते हैं प्रीपियस, है ना। या इसको और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं फोर स्किन, प्रीपियस कह सकते हैं या कह सकते हैं फोर स्किन, है ना। और आगे देखिए ये जो ओपनिंग है इसको हम कह सकते हैं यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग, है ना, जेनाइटल डक्ट, सॉरी ओपनिंग, है ना। या यूरेथ्रल ओरिफिस भी कह सकते हैं या यूरेथ्रल ओपनिंग भी कह सकते हैं, है ना। ये जो ट्यूब देख रहे हैं या ये जो आप डक्ट देख रहे हैं, है ना, इस डक्ट को क्या कहते हैं, सॉरी इस डक्ट को कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, है ना। क्यों कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे आगे। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे पार्ट्स को लेवल कर लिया, है ना। अब इसको समझते हैं वन बाय वन, है ना, कि ये कैसे काम करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, बाहर का पाउच जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहता है ना। अब ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस से जो ट्यूब अराइज हो रहा है इसको क्या करें, एपिडिडाइमिस, है ना। अब ये एपिडिडाइमिस आगे की तरफ टर्न हो रहा है तो इसे क्या करें, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस और आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक जगह पर ये सोलेन है, इसको कह रहे हैं एम्पुला, और इसी के साथ सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है उसका ट्यूब जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये ट्यूब यानी कि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को चारों तरफ से घेरे हुए है ना, कवर किए हुए हैं, और ये वास डिफरेंस को भी चारों तरफ से कवर किए हुए। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दो छोटे ग्लैंड है जिसे हम क्या कर रहे हैं, बल्बोरेथर ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। और आगे बढ़ते हैं तो ये ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, पेनिस से पूरी तरह से मस्कुलर है ना। और आगे बढ़ते हैं तो ये ट्यूब का जो अगला हिस्सा है इसे हम क्या कर रहे हैं, ग्लैंस पेनिस, है ना। और ग्लैंस पेनिस का जो कवर है इसको कह रहे हैं प्रीपियस या फोर स्किन, है ना। अब देखिए इसका जो ओपनिंग है इसे कह रहे हैं यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग या फिर इसको यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं या यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। क्लियर। अब देखिए टेस्टिस का फंक्शन क्या है, टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म प्रोड्यूस करना, ये स्पर्म बनाएगा, है ना। अब ये स्पर्म बनने के बाद कहाँ आएगा जी, एपिडिडाइमिस में। अब याद कीजिए हमने बताया था कि एपिडिडाइमिस के नीचे का जो पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, है ना। तो ये बनने के बाद कहाँ आएगा, कॉर्डा एपिडिडाइमिस में। और कॉर्डा एपिडिडाइमिस में क्या होगा, ये कुछ समय के लिए स्टोर रहेगा, है ना। स्टोर रहने के बाद ये आगे मूव करेगा वास डिफरेंस में और आगे मूव करेगा, इस जगह पर आएगा तो यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो क्या करेगा, फ्लूइड सेक्रेट करेगा, है ना। और वह फ्लूइड भी स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अब जब ये फ्लूइड स्पर्म के साथ मिक्स हो गया
तो आखिर कौन सा फ्लूइड स्पर्म के साथ मिक्स हुआ और उसका फंक्शन क्या है, हमें ये समझना है। तो स्पर्म के साथ जो फ्लूइड मिक्स होगा सेमिनल वेसिकल से वो है प्रोस्टाग्लैंडिनस, है ना। ये प्रोस्टाग्लैंडिनस ये जो सब्सटेंस है जो सेमिनल वेसिकल से सीक्रेट हो रहा है, इसका काम क्या है ना। फिलहाल तो हम ये जानेंगे कि सीक्रेट क्या हो रहा है और वो किसके साथ मिक्स हो रहा है जी, स्पर्म के साथ। और आगे बढ़ते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रीशन रिलीज हो रहा है, इससे भी फ्लूइड रिलीज हो रहा है ना। और ये जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है इसको रिलीज होने के लिए 30 to 40 थिन मेम्ब्रेनस ट्यूब, काफी पतले ट्यूब है जिसके सहारे इसमें ये रिलीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो यूरेथ्रा के अंदर जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है इसके हेल्प से उस रिलीज होने वाले फ्लूइड में क्या है, इसमें बाइकार्बोनेट आयन है, इसमें लिपिड्स है और सिट्रिक एसिड है। ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इसके अंदर है ना। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो इस जगह से जो बल्बोइरेथर ग्लैंड्स या कॉर्पस ग्लैंड है ना, ये भी अपनी सिक्रीशंस को यहाँ पर रिलीज कर रहा है और इस सिक्रीशंस में म्यूकस है या लुब्रिकेशंस है, ऐसा ही है। अब देखिए, अब ये फ्लूइड जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यूरिनोजेनिटल ओपनिंग से या यूरेथ्रल ओरिफिस से क्या होगा, ये बाहर आएगा, है ना। तो जब ये यूरेथ्रल ओरिफिस से बाहर आएगा, है ना, तो बाहर आने वाले फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, क्योंकि इस फ्लूइड में सिर्फ स्पर्म नहीं है, इस फ्लूइड में स्पर्म के अलावा सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होने वाला सब्सटेंस है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होने वाला सब्सटेंस है और इसमें बल्बोइरेथर ग्लैंड से रिलीज होने वाला सब्सटेंस है ना। तो स्पर्म के साथ ये सारी चीजें भी है इसके साथ, है ना। तो सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, सबको मिलाकर कहेंगे सीमेन। क्लियर। तो सीमेन में क्या क्या चीज है, सीमेन में सेमाइनल वेसिकल्स से रिलीज होने वाला फ्लूइड है ना। इसमें और क्या है जी, तो इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होने वाला फ्लूइड है। और क्या है इसमें, तो इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से रिलीज होने वाला सब्सटेंस है। और क्या है इसमें, तो और इसमें स्पर्म है जो टेस्टिस से बन गया है, यही है ना। ये सबको मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, सीमेन। क्लियर हो रहा है ये, जिसमें स्पर्म का जो क्वांटिटी है 10% या इससे कम ही होता है जनरली, है ना। 4%, 5%, 6%, 7%, है ना। मैक्सिमम ये हो सकता है कितना, 10% हो सकता है। टोटल जो कंटेंट होगा उसमें स्पर्म कितना होगा, 10% होगा, है ना। तो ये आपने देखा यहाँ तक। अब देखिए, तो इतना क्लियर हो रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल के द्वारा जो फ्लूइड रिलीज होंगे उसे क्या कहेंगे, सीमेन। और सीमेन में सिर्फ स्पर्म नहीं होता है ना। स्पर्म सिर्फ कितना होता है, 10% के अप्रोक्स, और बाकी जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है उसमें सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथर ग्लैंड इन्वॉल्व हैं बाकी सिक्रीशंस को रिलीज करने में, है ना। तो अगर स्पर्म को यहाँ से हटा दिया जाए, स्पर्म को इसमें मेजर ना किया जाए, तो ये बाकी जो फ्लूइड है इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेमिनल प्लाज्मा। क्लियर, क्या कहेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। तो हम कह सकते हैं कि सीमेन जो बना है वो किससे बना है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म के मिलने से बना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सेमिनल प्लाज्मा में क्या है मेनली, है ना, मेनली इसमें है क्या। तो सेमिनल प्लाज्मा में अगर सबसे ज्यादा कंटेंट हम देखें तो इसमें होता है फ्रक्टोज, और क्या होता है इसमें, कैल्शियम। दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, एक फ्रक्टोज और दूसरा क्या है, कैल्शियम, है ना। तो ये फ्रक्टोज या कैल्शियम क्यों है जी, तो ये स्पर्म को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, है ना, और उसको एक्टिव रखने में मदद करते हैं। अब देखिए, जैसे रेप केसेस में, है ना, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या इसके सराउंडिंग्स अगर फ्रक्टोज पाया जाता है ना, तो फ्रक्टोज का प्रेजेंट होना ये प्रूव करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में फ्रक्टोज किसी और दूसरे जगह पर नहीं पाए जा सकते, है ना।
किसी और दूसरे जगह से जनरली रिलीज नहीं हो सकते। ये रिलीज होंगे तो कहाँ से होंगे, ये रिलीज हो सकते हैं तो सीमेन के साथ ही रिलीज हो सकते हैं, है ना। तो ये फ्रक्टोज जो है वही कंफर्म करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है ना। तो टेस्ट में इसका प्रेजेंस हम देखते हैं एक्चुअली। चलिए, तो ये देखा आपने सेमिनल प्लाज्मा। अब देखिए और समझते हैं, ये जो हम ट्यूबुलर या मस्कुलर पार्ट को देख रहे हैं जिसे हम पेनिस कहते हैं, है ना। तो ये मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन कहने का मतलब क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना के अंदर जो पार्ट इंसर्ट होगा, है ना, जो पार्ट उसके अंदर पहुंचेगा वो पार्ट जो है वो है पेनिस। इसलिए इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है ना। अब देखिए, इस पेनिस का जो अगला हिस्सा है उसे क्या कह रहे हैं, ग्लैंस पेनिस, है ना। और ये ग्लैंस पेनिस के ऊपर इस तरह से एक लूज स्किन है और ये फ्री है। ये ग्लैंस पेनिस के साथ अटैच नहीं है, इसको बैकवर्ड रिमूव कर सकते हैं, है ना। और ये स्किन को क्या कहते हैं, प्रीफ्यूज या फोर स्किन। लेकिन कुछ रिलीजन्स में, कुछ धर्म में इसको रिमूव कर दिया जाता है। बचपन में ही इसको ब्लेड से या किसी से कट करके इसको हटा दिया जाता है ना। तो इसको रिमूव करने के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे मान लीजिए यूरिनेशन के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो यूरिन या सीमेन बाहर आते हैं, है ना, उसे कुछ ड्रॉप इस जगह पर रह सकते हैं बचे हुए, है ना। ऐसा होने से इस जगह पर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, लेकिन इसके रिमूव कर देने से इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन भी है ना। अब देखिए, ये पेनिस जो है इसमें एक विशेष तरह के टिश्यू होता है, विशेष तरह का टिश्यू, है ना। और उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, उस टिश्यू को कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, है ना। क्या कहते हैं उस टिश्यू को, इरेक्टाइल टिश्यू। इसमें विशेष तरह की टिश्यू होती है, इरेक्टाइल टिश्यू। क्लियर है। इस इरेक्टाइल टिश्यू का खासियत क्या है और इसकी जरूरत क्या है ना। तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय जो इरेक्टाइल टिश्यू है, उस इरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड भरता है। एक्चुअली इरेक्टाइल टिश्यू में है कि बीच में काफी स्पेस होता है, वास्कुलर भी होता है, उसमें ब्लड का सप्लाई होता है बहुत तेज, है ना। तो उस इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर जब ब्लड तेजी से फिल्ड होता है, जब ब्लड तेजी से भरता है, तो ऐसा होने से क्या होता है कि पेनिस पहले से इनलार्ज्ड हो जाता है। मतलब इसका जो साइज है पहले से काफी बड़ा हो जाता है और वो थिक भी हो जाता है, उसका डायमीटर भी बढ़ जाता है ना। और इस तरह से जब इसका थिकनेस बढ़ जाता है, ये इनलार्ज्ड हो जाता है, तब यह सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में सक्षम होता है ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ये जरूरी है कि पेनिस में इरेक्शन आए, उसमें हार्डनेस आए। क्लियर। तो ये हार्डनेस क्यों आता है, दैट इज ड्यू टू ब्लड सप्लाई इन इरेक्टाइल टिश्यू, है ना। तो इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर जब ब्लड भरता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय, तो पेनिस का साइज बड़ा हो जाता है और ये मोटा हो जाता है ना, थिक हो जाता है। और ऐसा होने से ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाता है या फीमेल के वेजाइना के अंदर, है ना, पहुंच पाता है, इंसर्ट कर पाता है अपने आप को, है ना। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से, है ना, पेनिस एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन फंक्शन करता है। अब थोड़ा सा ये समझना है कि ये पेनिस में जो इरेक्टाइल टिश्यू है उसका अरेंजमेंट कैसा है ना। तो इसका अरेंजमेंट जो है वो दो बड़े ट्यूब के जैसे इस तरह से पीछे के पार्ट में होते हैं, पीछे, है ना। और आगे यानी कि एंटीरियर पार्ट होता है, उसमें एक बड़ा सा पोर्शन होता है। तो पीछे के ये दो पोर्शंस जिसमें इरेक्टाइल टिश्यू भरा हुआ है या ब्लड सप्लाई तेजी, ब्लड वेस्कुलर जो भरा हुआ है सिस्टम, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक्चुअली ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन पीछे वाले का जो डायमीटर है वो थोड़ा कम है और इसका संख्या कितना है, 2। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये बहुत ज्यादा हाईली वेस्कुलर है और इसमें इरेक्टाइल टिश्यू भरे हुए हैं, है ना। और अगला जो पार्ट है वो क्या है, कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम, इसमें भी सेम चीजें हैं, इसमें भी ब्लड वेस्कुलर है ये बहुत ज्यादा, और इसमें इरेक्टाइल टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड भरने से जो है वो हार्डनेस आएगा इसमें, है ना। तो ये टोटली मिल करके पेनिस को हार्ड और इनलार्ज्ड बना देते हैं। और ये अगला जो हिस्सा है कॉर्पस स्पोंजियोसम, जिसमें ब्लड सप्लाई है या फिर इसमें और क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है, इसी के बीच से जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट गुजरता है, जिसे हम ये देख रहे हैं, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको कह रहे हैं, है ना।
इसके बीच से अगले हिस्से से ही, ऐसा नहीं है कि ये इस लोकेशन से गुजरेगा या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से। क्लियर हो रहा है इतनी चीजें? अब देखिए, इसे हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कह रहे हैं? जैसे हम देखेंगे तो यूरेटर से यूरिन आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। जब ये हाफ फिल्ड या इससे ज्यादा होता है तब स्टिमुलस कॉज होने लगता है, और फिर ये यूरेथ्रा के सहारे बॉडी से बाहर आता है, और बाहर आने के लिए जो पोर है उसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओरिफिस। ये यूरेथ्रल ओरिफिस बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, इस तरीके का ये ओपनिंग होता है जिसके सहारे यूरिन बाहर आता है ना। अब देखिए, यूरिन को कैरी करने के लिए ये डक्ट है, ऐसा आप देख रहे हैं, यूरिन को कैरी करने के लिए डक्ट है, लेकिन सीमेन को कैरी करने के लिए भी यही डक्ट है ना। तो इन केस ऑफ मेल हम देख रहे हैं कि यूरिन को कैरी करने के लिए या सीमेन को कैरी करने के लिए, दोनों को कैरी करने के लिए एक कॉमन डक्ट है, एक कॉमन डक्ट है। इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, है ना। यूरिनो मतलब यूरिन, जेनाइटल का मतलब सीमेन को रिलीज करने के लिए या रिप्रोडक्टिव से संबंधित चीजें रिलीज करने के लिए, है ना। और ये डक्ट हो गया। तो अब समझ में आ रहा है कि इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये यूरिन को भी कैरी कर रहा है और सीमेन को भी कैरी कर रहा है, दोनों को कैरी करने के लिए कॉमन डक्ट है ना। तो ये देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, वो वास्ट इपिडिडाइमिस में आएगा, उसके कॉडा इपिडाइस कुछ समय के लिए स्टोर रहेगा, वास्ट डिफरेंस में आएगा, वास्ट डिफरेंस आगे बढ़ेगा तो एम्पुला के पास आएगा, यहाँ से सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो फ्लूइड रिलीज करेगा जो स्पर्म के साथ मिक्स होगा और आगे बढ़ेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जो फ्लूइड रिलीज होगा वो भी स्पर्म के साथ मिक्स होगा और आगे बढ़ेगा। बल्बोरेथर ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड से जो फ्लूइड सिक्रीट होगा वो भी स्पर्म के साथ मिक्स होगा। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो टोटल कंटेंट बाहर आएगा, जो फ्लूइड बाहर आएगा, उसे क्या कहेंगे? सीमेन। और सीमेन में दो चीजें हैं, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म। स्पर्म की क्वांटिटी 10% या इससे भी कम है, और सेमिनल प्लाज्मा में मेनली फ्रक्टोज और कैल्शियम है। ऐसा ही है। अब देखिए, ये ग्लैंड से जो सिक्रीशंस रिलीज होते हैं उसका काम क्या है? जैसे सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज हो रहा था, उस फ्लूइड को हम क्या कह रहे थे? उस फ्लूइड को कह रहे थे प्रोस्टाग्लैंडेंस, है ना। प्रोस्टाग्लैंडेंस का काम क्या है जी? इसका फंक्शन क्या है? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जब ये रिलीज होता है, तो रिलीज होने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन कॉज होने से क्या होगा? अंदर का जो एरिया है वो एरिया कम हो जाता है, और कम एरिया में जब सीमेन रिलीज होता है तब वह इजिली फर्टिलाइजेशन के साइट तक यानी कि यूटेरस तक और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है। क्योंकि कंटेंट कम है और एरिया बड़ा है तो वो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट होना, उसको सिकुड़ना जरूरी है। और ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कौन करता है? सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होने वाला फ्लूइड। तो इसका पहला फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वेजाइना, वेजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट एक्टिवेट स्पर्म, है ना। यह स्पर्म को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, उसको एक्टिव बनाता है, उसकी मोटालिटी को बढ़ाता है ना। उसको तेजी से मूव करने के लिए एक्टिव करता है। ये काम हो गया किसका? सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होने वाले फ्लूइड का। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से सबसे पहले रिलीज क्या होता है ये समझना है। इससे बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं, इससे लिपिड रिलीज होते हैं, इससे सिट्रिक एसिड रिलीज होते हैं। यानी कि इससे जो रिलीज होने वाले फ्लूइड हैं उसमें मेन कंटेंट ये है ना। तो ये कंटेंट करता क्या है? इसका काम क्या है? क्लियर? इसका काम क्या है कि ये सीमेन का पीएच मेंटेन करता है, और वो कितना मेंटेन करता है? 7.4, है ना। अब 7.4 पीएच क्यों बनाता है ये समझना जरूरी है ना। तो आप जानोगे आगे पढ़ोगे तो कि वेजाइना के अंदर कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ भी होते हैं, है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस बैक्टीरियल ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए वेजाइना एक सर्टेन पीएच मेंटेन करता है। वो स्लाइटली एसिडिक पीएच मेंटेन करता है। क्लियर है? ताकि वो इन्फेक्शंस को किल कर सके, अपने आप को सेफ रख सके। तो उसके लिए क्या करता है वो, है ना, पीएच मेंटेन करता है, एसिडिक पीएच मेंटेन करता है वेजाइना, जिसके बारे में हम और आगे जानेंगे, है ना। अब आप समझिए कि जब सीमेन रिलीज होगा उस वेजाइना के अंदर तो वो एसिडिक नेचर का होगा, तो वो स्पर्म को क्या करेगा? स्पर्म को डिस्ट्रॉयड कर देगा, है ना। इसलिए सीमेन जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, ताकि वो बेस एसिड के साथ मिल करके वो न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल होने से स्पर्म जो है वो सेफ रह जाए, वो जिंदा रह जाए।
क्लियर है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो रिलीज होने वाले सब्सटेंस है वो क्या कर रहे हैं, स्पर्म को सेव कर रहे हैं। कहाँ? जब वो वेजाइना के अंदर रिलीज हो रहा है तब। पहला काम ये है। दूसरा, स्पर्म को थोड़े न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम हो गया किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का। इसके बाद दो छोटे जो ग्लैंड है ना, सीमेन रिलीज होने से ठीक पहले ये रिलीज होते हैं और रिलीज होकर के क्या करते हैं, तो ये इसमें लुब्रिकेशंस होते हैं या म्यूकस होते हैं, है ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ये काम किसका है? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड का, है ना। तो इस तरह से आपने देखा सेमाइनल वेसिकल्स का काम क्या है, ये इससे रिलीज होने वाले जो फ्लूइड है वो वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे और स्पर्म को एक्टिवेट करेंगे, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें ध्यान रखना है। दूसरा, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशंस रिलीज हो रहा है इसका काम क्या है, तो यह स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और सीमेन को स्लाइटली बेसिक बना कर रखेगा ताकि वो वेजाइना के अंदर रिलीज हो तो स्पर्म उसमें से डिस्ट्रॉयड ना हो पाए, है ना। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड क्या करेगा, तो इससे जो फ्लूइड रिलीज होगा ये फ्लूइड क्या करेगा, एज अ लुब्रिकेशन काम करेगा, है ना। तो ये देखा आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट स्ट्रक्चर, है ना। इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।